Hello everyone, welcome to Earthshine. This is me, Sia, your biology mentor. And यहाँ पे हम लोग फ्री एनसीईआरटी सीरीज़ करने वाले हैं. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे. जैसे कि आप सबका बच्चों का बहुत डिमांड रहता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोई एक्सप्लेन कर दे. लाइक एनसीईआरटी में दिया तो सब रखा है, लेकिन इसे डिकोड करना मुश्किल है. एंड एज अ बिगिनर ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उनको कि कैसे शुरू किया जाए. लाइक बहुत सारे बच्चे अभी तुरंत अभी 10th पास किए होगे, 10th के बाद 11th में आए हो, बायोलॉजी स्ट्रीम चूज़ किए हो और ये पढ़ना शुरू किए होगे. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हाँ एनसीईआरटी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है. लाइक अब तक जो हम 10th तक पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़नी है या कुछ अलग. बहुत तरह के सवाल होते हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे. मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जितनी नीड होगी वो फिर नीट के अकॉर्डिंग भी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. और ये मैं सारे चैप्टर्स का करने वाली हूँ. पूरा चैप्टर 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक क्लास 11th का और क्लास 12th का दोनों का रहेगा. लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा, कैसे मैं इसे पूरा कंप्लीट कराऊँगी ये भी मैं बता देती हूँ आपको. जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरी 1 शॉट लगाएंगे. 1 शॉट एनसीईआरटी सीरीज़ का, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का. इसके बाद 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस. थर्ड, सेम चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. सॉरी, रिवीजन नहीं, एक सेकेंड, पीवाईक्यू करेंगे पहले. ठीक है, पीवाईक्यूज़ लगाएंगे. और इस तरह से हम लोग अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. और इसी तरह से जब एक यूनिट में, लाइक यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट में हमारा कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है. पहला है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम, फोर्थ है एनिमल किंगडम. ठीक है, तो ये चारों चैप्टर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इन चारों चैप्टर से लाइक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, लाइक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, फुल फॉर्म्स हो गए, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो होती हैं, तो उसका मैं अलग से लेक्चर लेकर के आऊँगी यूनिट वाइज करके. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद साथ में इसका हम लोग मॉक लगाएंगे. पूरे चारों चैप्टर का मिला करके हम लोग मॉक लगाने वाले हैं. क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगी, खुद चूज़ करूंगी और वो आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी. और इससे याद आया कि हमारा अभी चल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, अभी हमारा 21 डेज़ चैलेंज चल रहा है. 21 डेज़ चैलेंज चल रहा है जो कि ऑलरेडी 10+ स्टूडेंट्स, अभी मैं ये शुरू ही कर रही हूँ. ठीक है, और अभी 10+ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और साथ में कर रहे हैं. डेली अपडेट करना, मॉर्निंग में बताना, इवनिंग में अपडेट करना, वो सारा शुरू किए हैं. तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो. ये टेलीग्राम का ये लिंक है, अर्थशाइन सिया. ठीक है, मैं कमेंट में भी ये दे दूँगी लिंक, तो ये वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे अपडेट करना, नहीं, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देती हूँ, पॉल्स भी दूँगी. मतलब पॉल्स दे ही रही हूँ और साथ में जो क्वेश्चंस है कि मैं आपको टारगेट दूँगी कि आपको इतने सवाल आपको रात तक मेरे को बना करके दिखाना है और कहाँ प्रैक्टिस किया हो ये भी दिखाना है. इससे आपको भी रहेगा कि नहीं, मेरे को कोई गाइड कर रहा है, आपके सामने कोई है और आप भी सीरियसली पढ़ोगे. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे होता है ना कि ऑनलाइन जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती है. लाइक उन्हें लगता है कि अकेले हूँ, क्या ही कंपटीशन है, कंपटीशन की फीलिंग नहीं आती. तो इसी फीलिंग के लिए मैं ये शुरू करी हूँ. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. आप एक बार ये चैलेंज 21 डेज़ फॉलो करके देखना. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद फिर हमारा ये हो गया, टेलीग्राम की बातें हो गई. अब यूट्यूब पे हम लोग ये बता दिए कि मैं ये सीक्वेंस क्या रहने वाला है. पहले 1 शॉट एक चैप्टर का करेंगे, फिर 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर पीवाईक्यू होगा. उसके बाद फिर यूनिट वाइज जो मैं बताई कि सारे कुछ होंगे, फैक्ट्स, डेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी लाइंस जो इंपॉर्टेंट होंगी, जहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं अक्सर, तो वो सारा कुछ मैं कराऊंगी. तो फुल पैकेज आपको यहाँ मिलने वाला है. तो अब यहाँ पे हम लोग बिना कुछ देरी किए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. अब शुरू करते हैं. काफ़ी बातें हो गई हमारी, और अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी. और अब यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर से. तो सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे. ये साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है
और ये इनका नाम क्या, अर्नस्ट मेयर। एक सेकेंड, हाँ इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पहले, कितने गया, हाँ मिल गया। तो इनका ये जो अर्नस्ट मेयर हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं और इनका बहुत ज़्यादा योगदान भी रहा है इस फील्ड में। और इनके लाइफ में जो है ये 100 नंबर, ये जो 100 नंबर ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, लाइक बहुत ख़ास है इनकी लाइफ में। इनका अगर लाइफ स्पैन भी देखो, क्या गड़बड़ी हो जा रही है मेरे से, हाँ अगर इनका लाइफ स्पैन भी देखो तो ये भी 100 ईयर्स का है, ये भी 100 ईयर्स का है, ठीक है। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि 100 का और क्या खासियत है यहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा है, बॉर्न ऑन, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ वो याद रखना है, इससे क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आनी चाहिए। तो क्या है, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी। इनका ये कब जन्म लिए थे, 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन में जर्मनी से, ठीक है। अब कह रहा है कि इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बिन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। एक सेकेंड, हाँ, और इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इनको क्या कहा गया, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अब आपको ये भी पता है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में डार्विन का क्या रोल है, डार्विन के बारे में सबको ही पता है। तो इनको कहा गया था 20th सेंचुरी का डार्विन, और ये खिताब पाना भी खुद में एक बहुत ज़्यादा ही प्राउड वाली बात है, ठीक है। तो इनको ये खिताब दिया गया था। और इसके बाद और इनको हमेशा से काउंट किया गया 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। अगर कभी भी हम लोग पूरे लाइफ टाइम में या कभी भी दुनिया भर में अगर किसी 100 साइंटिस्ट, 100 ग्रेट साइंटिस्ट का अगर हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो उसमें इनका नाम ज़रूर आएगा। फिर अब इसके बाद इनको क्या कहा जाता है, एक सेकेंड, हाँ, अब इनको क्या किया गया था, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। एक ये थ्योरी दिए थे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ये दिए थे अर्नस्ट मेयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या हुआ इसमें, तो इसका मतलब होता है कि दो सेम स्पीशीज़ के, जैसे कि लाइक अगर हम लोग अपना हम लोग अगर होमोसैपियंस देखें, ह्यूमंस देखें, तो हम लोग में क्या होता है, मेल और फीमेल। मेल जो है वो भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, जो फीमेल है वो भी ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। अगर ये दोनों मेट करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये फर्टाइल होंगे, जो बच्चा होगा वो क्या मेट कर सकते हैं, तो ये फर्टाइल होंगे, ठीक है। इनका जो बच्चा होगा ये फर्टाइल होगा। लेकिन अगर अलग अलग स्पीशीज़ के अगर मेट करता है, जैसे कि देख लो, जैसे कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। अगर मेल डंकी को देखें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जैक बोला जाता है। और अगर फीमेल हॉर्स को देखो तो इसको क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है, मेयर। तो अगर ये दोनों मेट करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अगर ये दोनों मेट करेंगे तो इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो कैसा होगा, वो स्टेराइल होगा, ठीक है, वो स्टेराइल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये दिए थे कि अगर फर्टाइल होना है तो कपल जो होंगे वो सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। लाइक अगर होमोसैपियन है तो दोनों को होमोसैपियन ही होना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिए थे। अब एक चीज़ और है इनके बारे में इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि इनको क्या बोला गया, कहा गया, यही तो था, हाँ, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से। क्राउन मतलब ताज, समझ रहे हो, तो ट्रिपल। अब ट्रिपल क्यों बोला गया, क्योंकि इनको 3 प्राइजेज मिले हैं, 3, ठीक है, कहा गया 3 प्राइजेज इनको मिले हैं। पहला बाल्जन प्राइज़ मिला है, दूसरा इंटरनेशनल, एक सेकेंड, ये हाँ, पहला मिला है इनको बाल्जन प्राइज़ 1983 में, दूसरा मिला इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994, और तीसरा मिला है क्रैफोर्ड प्राइज़ इन 1999, ठीक है। तो ये जो 3 प्राइजेस थे ये इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, जिससे इनको बोला गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, और इनको इतनी रिस्पेक्ट मिली इस फील्ड में, ठीक है। और फिर इनकी जो मृत्यु होती है वो उनकी मृत्यु होती है 100 ऑफ 100 में, और कौन से ईयर में, 2004 में, ठीक है। तो इस तरह से इनके लाइफ में 100 का रोल रहा है।
और ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिए थे, ये याद रखना। ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी बोला गया है, ये याद रखना है। और इनको बोला गया है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ये याद हो गया होगा इनके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे पहले ओल्ड बायोलॉजी। लाइक अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक सेकेंड, हाँ, ये जो है हमारी, ये है न्यू एनसीईआरटी, हमें इसे ही पढ़ना है। लेकिन सीबीएसई के लिए अगर पढ़ रहे हो तो हमें सिर्फ ये न्यू एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। लेकिन अगर नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो नीट के लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि इसमें देखो, अरे खुल जाओ, बहुत नखरे दिखाता है ये, छोड़ो, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला क्या टॉपिक दिया गया, दो टॉपिक दिए गए। पहला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये दो टॉपिक। लेकिन एक टॉपिक हम लोग को और पढ़ना है, वो है क्या, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है, वो क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। ये हम लोग, ये भी सब यूनिट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इससे हम लोग करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी से। ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है, एक सेकेंड, आ गया, हाँ। तो हम लोग यहाँ से पहले ये व्हाट इज़ लिविंग यूनिट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, वहीं से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कलरलेस है तो थोड़ा सा वो नहीं करना कि दीदी बोरिंग लग रहा है, बोरियत फील हो रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें पढ़ना है, हमें इन्जॉयमेंट नहीं देखती, हाँ मतलब इसमें जो मैं बताऊँगी उसमें इन्जॉयमेंट ढूंढना। ठीक है, कलरिंग पे मत जाना। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप उसे भी ओपन करके वहाँ से भी देख सकते हो और मेरा लेक्चर ऑन कर सकते हो। ठीक है, और अगर थोड़ी वॉइस अगर कम आ रही है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, वॉल्यूम साउंड बढ़ा करके, बिकॉज़ मैं नॉर्मल फ़ोन से कर रही हूँ तो इससे इतनी आवाज़ आती नहीं है। फ़ोन ऐसे भी ख़राब हो रखा है, बट मैं फिर भी स्टिल रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ इससे। तो आगे अब हम लोग शुरू करते हैं सीधा। अब बहुत बातें हो गई, लाइक बहुत सारी बातें, अब पढ़ते हैं सीरियसली। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अभी जो लिविंग वर्ल्ड है ये हम लोग खुद देख रहे हैं कि कितना हरा भरा सुनहरा सा, लाइक बहुत अच्छे तरीके का है ये लिविंग वर्ल्ड जो है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिर द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे अलग अलग लिविंग टाइप्स, मतलब अलग अलग स्पीशीज़, ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे कुछ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ होता है ना, सब सोचते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है इसे पढ़ना। अगर एज अ बिगिनर अगर कोई भी देखे, लाइक ऐसा होता है ना कि हम लोग पहले जो अभी तक 10th तक हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग का जो होता था उससे हम लोग छोड़ देते थे कि इसमें तो कुछ दिया नहीं रहता है, ये तो बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम लोग नीट के लिए पढ़ते हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें हर एक लाइन, हर एक वर्ड सब इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप देखना चाहो तो बहुत कुछ इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। तो कह रहे हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, मतलब कि इसमें जो वैसा इन्वायरमेंट जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई होगा, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। जैसे कि देख लो कोल्ड माउंटेन्स, जहाँ जो पूरा बर्फीला पहाड़ है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं पाया जाता, वहाँ भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिसिडुअस फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट में ही इकोसिस्टम शुरू होता है, वहाँ पे इकोसिस्टम कितना सारा होता है, लाइक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म। ओशंस में एक्वेटिक लाइफ मिलती है हमें, फिर फ्लोरा मिलते हैं बहुत सारे, फिर फ्रेश वाटर लेक में भी मिलते हैं एक्वेटिक लाइफ, डेजर्ट्स में भी होते हैं। हॉट स्प्रिंग ये चीज़ ही ध्यान रखना, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। हॉट स्प्रिंग ये कहाँ, आर्कीबैक्टीरिया, याद रखना सबसे हार्श कंडीशन में कौन पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, वो सर्वाइव कर जाता है। और बैक्टीरिया क्या है, लिविंग में ही काउंट होता है। तो ये हो गया। फिर अब कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स। अब गैलोपिंग हॉर्स की ब्यूटी देखो, या फिर माइग्रेटिंग बर्ड्स की ब्यूटी देखो। वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब कि फूलों की वादियाँ हो गई। अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। अब इसमें कह रहा है कि ये चाहे कैसा भी मैकेनिज़्म देख लो, शार्क वगैरह का अटैकिंग नेचर का मैकेनिज़्म देख लो, कैसा मैकेनिज़्म होता है उनके अटैक करने का, या कुछ भी देख लो अपने आसपास, वो सारा हमें आश्चर्य में डाल देता है कि ये चीज़ ऐसे हो कैसे जाता है खुद से नॉर्मली। फिर अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन आती है, ये है एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइन। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on। अब बहुत लोग सोचोगे कि ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं,
इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। जैसे देखो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमारा जो वजूद है ये नॉन लिविंग के बगैर नहीं, वो मतलब नहीं हो सकता। हम लोग कोऑपरेट करके चल रहे हैं। लाइक हमारे आसपास देख लो कितनी सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, हम लोग उसके बेसिस पे भी चल रहे हैं, हम लोग उस पर डिपेंड है। जैसे हमारा स्मार्टफोन ही देख लो, आप जिससे लेक्चर ले रहे हो वो ही देख लो, फिर माउंटेन्स वगैरह देख लो, एयर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से कोऑपरेट करके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो लिविंग में ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा वो है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो एक वर्ड आता है, अगर ये लाइन पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में एक वर्ड आएगा, क्या आएगा, एमर्जिंग। एमर्जिंग, ठीक है। एमर्जिंग का मतलब क्या हो गया, एमर्जिंग का मतलब हो गया इंटरेक्शन। जैसे कि अभी मैं यहाँ बताई कि यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन मतलब क्या, इंटरेक्शन, एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्ट करके चल रहे हैं। हम लोग अकेले अकेले नहीं वो हो रहा है कि हम लोग बस लिविंग से ही काम है, नॉन लिविंग से काम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही आगे बढ़ रहा है। अब जैसे कि देख लो कि किसका एग्जाम्पल ले लूँ, हाँ, जैसे कि अगर मान लो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, अगर मान लेते हैं लिपिड ले लेते हैं एक, और दूसरा ले लेते हैं प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, अगर मान लो सिर्फ लिपिड लेते हैं तो लिपिड से भी कुछ खास नहीं बनना, अगर सिर्फ प्रोटीन लेते हैं तो इससे भी कुछ खास नहीं बनना। अगर ये दोनों हम लोग पूरा ये दोनों मिला दें, अगर ये दोनों हम लोग मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगा, बन जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का अपर लेयर, कुछ याद आया सेल चैप्टर में, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बन जाएगा, क्या होता है, लिपिड बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है, लिपिड बाई लेयर हो गया। और इसमें क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। खैर छोड़ो, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि एक दूसरे से इंट्रैक्शन, इमर्जिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमारे इंट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया क्लीन। अब वापस हम लोग अपनी जगह पे आते हैं। तो डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, अब कौन से क्वेश्चंस पे हम लोग को ये ध्यान दे रहा है, तो क्या है, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। अब पूछ रहा है कि लाइफ है क्या, जीवन क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस। अब इसको दो तरीके से इसका क्वेश्चंस किया गया है। फर्स्ट वन टेक्निकल वन है, और जिसका जवाब ढूंढता है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, कि लिविंग के पास ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है, या फिर नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या है जो लिविंग के पास है। मतलब नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास है, ठीक है, ऐसा सवाल। और दूसरा क्या पूछता है, फिलोसफिकल वन, जैसे कि जैसे साधु संत वगैरह हो गए, बताते हैं कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का क्या मकसद है, हमारा पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेकंड पर्पस ऑफ लाइफ इज़, तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल वन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्निकली व्हाट इज़ लिविंग, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ आता है टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग। कह रहा है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लोग कोशिश करते हैं लिविंग को डिफाइन करने की, तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक हम लोग भी तो लिविंग बीइंग हैं, तो हमारे अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, नॉन लिविंग सांस नहीं लेते, हम लोग चलते हैं, नॉन लिविंग सांस नहीं लेते, मतलब नहीं चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, ये कोई भी देख के बता सकता है। लेकिन अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें भी आती हैं चीज़ें कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें हम लोग को 2 वर्ड पढ़ने के लिए आएगा। इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं पहले। इसमें 2 हम लोग वर्ड पढ़ेंगे। हाँ, पहला आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा आएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज,
ठीक है। तो अब इसमें ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमारे अंदर जो फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हम लोग मूव कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो ये सारा क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो सिर्फ लिविंग में होंगी, वो किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने लाइंस पे। तो कह रहा है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स बता रहे हैं कि ये यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो क्या क्या है? पहला ग्रोथ बताया, ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन। तीसरा एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब कि ये क्या हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब अपने इन्वायरमेंट को हम लोग सेंस कर सकते हैं। लाइक हमें कोई टच करता है तो हम लोग को पता लगता है कि हमें कोई टच कर रहा है, ठीक है। फिर माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, और फिर रिटर्न में हम लोग एक कैसा रिस्पॉन्ड होता है वो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब हो गया। फिर वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, कुछ और फीचर भी ऐड किया जा सकता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब इसमें कुछ और फीचर्स ऐड किया है, जैसे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबसे पहला सवाल आता है कि मेटाबॉलिज्म है क्या, जो हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ फीचर मान रहे हैं, क्या होगा? तो मेटाबॉलिज्म वो होता है जो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही है, लाइक हमारा डाइजेशन हो रहा है फूड का, वो हो गया, हमें एनर्जी मिल रहा है, सर्कुलेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सेलुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये हो गया, ठीक है। फिर खुद से सेल्फ रेप्लिकेट, जैसे कि डीएनए में पढ़े होगे सेल्फ रेप्लिकेशन, डीएनए जो होता है वो खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो जानेंगे। तो अभी धैर्य बना के रखना, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। ये नहीं करना कि मेरे को अभी जानना है सब, नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करती हैं, जैसे कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब ये दो कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। खैर इसको भी हम लोग अभी समझेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. अब कह रहा है, छोड़ो यहाँ पे, पहले मैं अपना बता देती हूँ। देखो एक सेकेंड, अरे भाई क्या दिक्कत है ऐसे, हाँ चलो यहाँ देखते हैं। अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। चाहे हम एनिमल्स ह्यूमंस या प्लांट्स हों, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, ऑर्गेनिज्म मीन्स थिंग्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो होते नहीं, वो थिंग्स होती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि दीदी नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं? देखो, अगर मान लो डिज़र्ट वाले एरियाज़ में, या फिर कूड़ा वगैरह, जो आजकल तो इंडिया बहुत ज़्यादा ही खैर छोड़ो, मैं इस टॉपिक को नहीं उठाना चाहूँगी। मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मान लो अगर एक ही जगह पे अगर कोई कचरा फेंकता जा रहा है, तो वहाँ क्या होता है, ऊंचा पहाड़ जैसा बन जाता है ना। तो क्या हो रहा है, ग्रो ही तो हो रहा है। अब इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी है अभी। तो देखो मैं इससे भी क्लियर कर देती हूँ कि कैसे हो गया। लाइक दोनों अगर ग्रो कर रहा है तो नॉन लिविंग वाली चीज़ों को भी तो लिविंग कहलाना चाहिए था, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। लेकिन ग्रो इसलिए नहीं इससे कि हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो एक्सटर्नली ग्रो हो रहा है। एक्सटर्नली हम लोग उसके ऊपर से चीज़ें डाल रहे हैं, तब वो जाके ग्रो हो रहा है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरनली ग्रो करते हैं, इंटरनली अंदर की तरफ से वो ग्रो करते हैं। हम लोग को बाहर से हम लोग के ऊपर कुछ नहीं डाला जाता जो हम लोग ग्रो कर जाएं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये हो गया। तो ये समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे ग्रोथ
ये हो गया। और एक चीज़ और, अब जैसे कि हम लोग का ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये कह रहा था लाइन आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हाँ, तो वो समझ में आ गया कि मास में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हो गया, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि एक बैक्टीरिया हो गया वो 2 में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन नंबर हो गया। फिर अब यहाँ पे देखो कि ये क्या कर रहा है, जैसे कि हम लोग सेल डिवीजन पढ़ें कि सेल क्या होता है कि वो 2 में डिवाइड होता है। हाँ यहाँ पे थे, हाँ अगर मान लो ये देखो सेल डिवीजन हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है, इतना बेसिक हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि एक सेल 2 में डिवाइड करता है, यहाँ भी तो सेम प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम लोग सेल डिवीजन बोलेंगे या रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लाइक ये चीज़ें हमें आगे लाइंस में पढ़नी है, तो वहाँ पे मेरे को बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े वाइट पेज लेकर के, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। एज इसमें क्या हो रहा है कि ये मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये क्या हो रहा है 2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये अपना संख्या भी बढ़ा रहा है, ये किसको प्रूव कर रहा है, सेल डिवीजन को। और ये क्या कर रहा है, अपना खुद को वो करके 2 डॉटर सेल बना रहा है, 2 ऑफस्प्रिंग बना रहा है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया। हम लोग वापस लाइन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये कैसे ग्रो कर रहा है, सेल डिवीजन से ग्रो करने की बात करी जा रही है, रिप्रोडक्शन की बात नहीं करी जा रही। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं कैसे, सेल डिवीजन से, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, ये सारा कुछ मतलब क्या होता है कि सेल डिवाइड कर रहा है। सिंपल भाषा में अभी समझो कि सेल डिवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। फिर इन प्लांट, अब पौधों की बात करी जा रही, द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अब यहाँ पौधों की बात करी जा रही कि पौधे जो होते हैं वो लाइफ टाइम तक बढ़ते रहते हैं, मतलब उनमें कभी रुकावट नहीं आती। जैसे हम लोग का होता है ना कि नहीं इतना एज हो गया, अब इतने एज के बाद ग्रो नहीं करना है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लाइफ टाइम तक हम लोग प्लांट्स में जो होते हैं प्लांट वो ग्रो करते रहते हैं लाइफ टाइम तक, भले थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेंगे लेकिन वो बढ़ेंगे ज़रूर। फिर इन एनिमल्स, अब एनिमल्स की बात करी जा रही, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारा ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। अब ये नहीं कि उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, हमारे इस बॉडी में सेल डिवाइड करना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लाइक हमें चोट लगती है, ठीक है, लाइक हमें चोट लगती है, फिर हम लोग कहीं बैठते हैं तो हम लोग का क्या होता है, स्किन का जो डेड सेल होता है वो वहाँ पे गिर जाता है। तभी तो बोलते हैं कि अगर डीएनए लेना है, लाइक डीएनए सैंपल अगर किसी का लेना है, ये फिंगरप्रिंट वगैरह जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं इसका फिंगरप्रिंट यहाँ लगा होगा, तो वो क्या होता है, फिंगरप्रिंट कैसे होता है, वो हमारे शरीर पर से जो डेड सेल्स होते हैं वो गिर जाता है नीचे, तो उस चीज़ को रिकवर कौन करता है, सेल करता है, डिवाइड करके खुद को, तो सेल डिवीजन चलता रहता है। तो ये हो गया। फिर however cell division occurs in certain tissues to replace lost cells। अब कह रहा है कि however सेल डिवीजन जो होता है ये सर्टेन टिश्यूज़ में होते हैं ताकि वो लॉस्ट सेल को रिकवर कर सके, जो कि मैं अभी बताई कि जैसे अगर हमें चोट लग गई या हमारे जैसे वो चीज़ें होते रहती है, तो उससे क्या होता है कि वो हमें सेल डिवाइड करके वो चीज़ें को रिकवर कर देता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पीछे मैं बताई, तो अमीबा भी खुद को 2 में डिवाइड कर लेता है और वो भी सेल डिवीजन से ग्रो करता है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो कल्चर जो हम लोग लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इसको नंबर डिवाइड होते हुए हम लोग देख सकते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर मेजोरिटी ये कह रहा है कि हायर एनिमल्स और प्लांट्स में मेजोरिटी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, तो इसमें कह रहा है जैसे मैं बताया कि सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक जैसा कहलाएगा, जैसे उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ये हो गया। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ कह रहा है कि इसमें याद रखना चाहिए कि अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ का फैक्टर कहलाएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ।
यहाँ पे मैं पहले भी आप लोग को बता दी थी, कचरे को अगर एक जगह ढेर लगाते जाएंगे तो अगर हम लोग मास इंक्रीज इन मास को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है,